नमस्कार साथियों, आज हम लोग समझेंगे फिजिक्स में ओम्स लॉ यानी कि ओम का नियम। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समझे? तो सबसे पहले ओम्स के नियम को समझने से पहले आपको कुछ चीजों को समझना पड़ेगा। जैसे देखिए, संकेत समझना पड़ेगा। आप जानते हैं, और ओम का भी नियम आप जानते हैं, इसलिए तो हम ओम का नियम बाद में पढ़ाए, समझ रहे हैं। वोल्ट मीटर, ए मीटर, आज इस सब के बारे में हम लोग समझेंगे। इसके बाद हम लोग डीसी और एसी में क्या अंतर होता है। एक्चुअली में जो ओम का नियम होता है ना, डीसी पर लागू होता है। डीसी क्या होता है? डीसी मतलब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर नहीं, डीसी मतलब होता है डायरेक्ट करंट, और एसी मतलब होता है अल्टरनेटिव करंट। बताएंगे हम, ठीक है, एकदम इसका डिफरेंस भी समझाएंगे और इसका मतलब क्या होता है इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आज हम लोग जिस पॉइंट के बारे में चर्चा करेंगे वो ओम का लॉ है और उससे संबंधित न्यूमेरिकल्स है। आई मेरी बात समझ में? और ओम के नियम में ही, ओम के ही नियम में आ जाएगा कुछ कुछ संकेत आ जाएगा। तो चलिए पहले हम इस सब संकेत को देख लेते हैं। तो सबसे पहले विद्युत परिपथ। विद्युत परिपथ मतलब क्या होता है कि जिससे धारा प्रवाहित हो, जिस रास्ता से धारा प्रवाहित हो उस रास्ते को या उस परिपथ को हम लोग क्या बोलते हैं? विद्युत परिपथ। तो यहाँ हम हेडिंग दिए हैं कि विद्युत परिपथ का घटक और प्रतीक। प्रतीक मतलब सिंबल, घटक मतलब घटक या नहीं तो अवयव बोलेगा। समझ रहे? कुछ ऐसे चीज है जिसको हम लोग परिपथ में यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट में यूज करते हैं। ये सब चीज जैसे प्रतिरोध, रेसिस्टेंस को हम लोग किस तरह दर्शाएंगे, प्रतीक क्या होगा, इसका सिंबल क्या होगा। तो प्रतिरोध को हम लोग ऐसे दर्शाते हैं, ठीक है। एक सिरा क्या होता है? प्लस होता है, और एक सिरा माइनस होता है क्या? प्रतिरोध में प्लस और माइनस नहीं होता है, हमने आपको बताया था, समझ रहे हैं। इसके बाद ए मीटर। तो ए मीटर से क्या मापा जाता है? धारा को मापते हैं, विद्युत धारा को मापते हैं। तो ए मीटर आता है, शुरू अक्षर क्या आता है? ए मीटर। तो ए मीटर लिख के ऐसे गोल लगा देंगे और यहां से ऐसे लिख देंगे, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस लिख देंगे। ये हो गया ए मीटर। वोल्ट मीटर को भी लिख कर ऐसे कर देना है और फिर ऐसे इसको कर देना है, एक जगह प्लस और एक जगह माइनस कर देना है। ये हो जाएगा आपका वोल्ट मीटर। बल्ब। तो अगर आपको फिजिक्स में कहीं बल्ब का चित्र बनाना पड़े तो कैसे बनाइएगा? आप ऐसे बनाइएगा, ऐसे बनाइएगा। तो ऐसे बनाने में आपको बहुत समय लगेगा, लेकिन फिजिक्स में जो है बल्ब का चित्र ऐसे बनाता है, ठीक है। या नहीं तो इसको गोल जैसा दे दीजिए, या नहीं तो इसको इसी ढंग से छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। या इस तरह भी बल्ब को बना सकते हैं, ठीक है। एक सेल, बल्ब को कैसे बनाएंगे समझे? बल्ब को एकदम ऐसे फाइनली ऐसे आप बनाइए बल्ब को। अब एक सेल को बनाना है, तो एक सेल मतलब होता है बैटरी। बैटरी में क्या लगा रहता है? सेल। देखिए एक बात बताओ यार, जैसे ये बैटरी है, तो बैटरी ये है, ये आपका ये नहीं देखते हैं ऐसे निकला हुआ कुट्टी निकला रहता है, ठीक है। तो ये एक सेल वाला बैटरी है। इधर हो जाता है माइनस, इधर हो जाता है प्लस, और फिर और लगाएंगे। अगर मान लीजिए दूसरा बैटरी लगा दे, ठीक है। तो एक सेल वाला बैटरी, तो एक सेल वाला बैटरी, अगर एक सेल का बैटरी रहे तो उसको कैसे दर्शाते हैं? तो उसको ऐसे दर्शाते हैं, ठीक है। एक ठो बड़ा देना है और एक ठो छोटा देना, इधर प्लस और एक ठो माइनस देना, ठीक है। बैटरी सेलों का समूह, यानी कि कई सेल मिलकर बैटरी का निर्माण होता है। कई सेल मिलकर किस चीज का निर्माण होता है? बैटरी का। तो देखिए, यानी कि कई सेल होगा, तो एक सेल दिए, तो एक ये दिए, सिर्फ एक ही को दिए तो एक सेल हुआ, फिर इसी में तो और जोड़ देते हैं, दूसरा सेल, तीसरा सेल, मतलब कई सेलों का समूह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बैटरी। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? तो बैटरी को ऐसे दर्शाते हैं, कोई दिक्कत? अब यहां आता है कुंजी या स्विच। स्विच को समझ रहे हैं? स्विच को हिंदी में कुंजी कहा जाता है। नहीं देख रहे हैं आप? अपने मोबाइल में हिंदी कर दिए तो प्रेस अनलॉक किए होगा ना, तो हिंदी में लिखाएगा कुंजी पटल गया, कुंजी पटल गया। हिंदी में मतलब रहने दो यार, बस रहने दो, हिंदी इंग्लिश ही ठीक है। जहां इंग्लिश समझ में आता है इंग्लिश पढ़ो, जहां हिंदी समझ में आता है हिंदी पढ़ो, ठीक है। एकदम सब मिले हुए चीज। ऐसा नहीं कि हम जो है इंग्लिश में अगर कसम खा लिए तो इंग्लिश पढ़वे नहीं करेंगे, तो बिल्कुल वैसा नहीं करना है। जहां इंग्लिश समझ में आता है तो इंग्लिश समझ। जैसे स्टेशन का हिंदी होता है धूम्र सकट विस्मालय। मैं धूम सकट विस्मालय जा रहा हूँ, ससुरा कुछ समझेगा ही नहीं, बोलेगा कहाँ जा रहा, लगता है धुआं पानी करने जा रहा है। समझ रहे? कुंजी या स्विच। स्विच जो है दो प्रकार होगा, एक तो खुली और बंद। देखिए, स्विच अगर खुली स्विच रही या
खुली कुंजी रहे, कुंजी बोले या स्विच बोले बात बराबर है, खुली स्विच रहे मतलब खुली स्विच को इस तरह दर्शाते हैं, इसका मतलब स्विच जो है बंद है। खुली स्विच मतलब क्या होता है, स्विच बंद है, मतलब इससे धारा प्रवाहित नहीं हो रहा है। अगर स्विच बंद रहे तो एक्चुअली में हम लोग समझते हैं ना कि स्विच बंद मतलब धारा प्रवाहित नहीं होता है, लेकिन यहाँ फिजिक्स में उल्टा हो रहा है। अगर बोले कि स्विच बंद रहे, स्विच अगर बंद रहे या कुंजी बंद रहे तो इसका मतलब उसमें जो है धारा प्रवाहित हो रहा है, उसमें डॉट लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है, डॉट। मतलब बंद मतलब यहाँ क्या हो जाता है कि इसमें धारा प्रवाहित हो रहा है और उसको ऐसे दर्शाते हैं, ठीक है। और इसको खुली को ऐसे दर्शाते हैं, इसका मतलब होता है कि वहां धारा प्रवाहित नहीं हो रहा है। आई मेरी बात समझ में। जैसे मान लीजिए एक परिपथ है, एक तार है, तार में हमको दिखाना है कि कैसे स्विच बंद है कि खुला है, तो इस तरह दिए तो क्या होगा, बंद होगा कि खुला होगा। तो ये स्विच जो है यहाँ क्या होगा, खुला है, इसका मतलब यहाँ धारा प्रवाहित नहीं हो रहा है। आप घर वाला स्विच मत समझ लीजिएगा, घर वाला स्विच से बिल्कुल उल्टा यहाँ आपको फिजिक्स का स्विच मिलेगा। समझ रहे हैं, फिजिक्स का स्विच अलग जैसा होता है, जानते हैं कैसा होता है, एगो ऐसे रहेगा और ऐसे दो पिन वाला रहेगा, ऐसे लगा देगा मतलब ये खुला मतलब धारा जो है नहीं प्रवाहित हो रहा है। अगर इसमें लगा दिया बंद मतलब धारा प्रवाहित हो रहा है। और घर वाला स्विच में क्या होता है, स्विच बंद मतलब एको कटी धारा प्रवाहित नहीं हो रहा है, यही समझते हैं, लेकिन बिल्कुल फिजिक्स में उसका उलट होता है। तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ स्विच बंद मतलब होता है या कुंजी बंद मतलब होता है उसमें धारा प्रवाहित हो रहा है, और यहाँ स्विच खुली मतलब कुंजी खुली हुई है तो उसको हम लोग ऐसे दर्शाते हैं, यानी कि उसमें धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। तो हम यहाँ लिख दें धारा प्रवाहित नहीं हो रही है और इसमें जो है धारा प्रवाहित हो रही है। धारा मतलब समझ रहे हैं, विद्युत धारा। अब देखिए तार संधि, तार संधि मान लीजिए ये दो तार है, ठीक है, ये दो तार है। अब दो तार है, हम ऐसे दांत से ऐसे निकालिए और दोनों को ऐसे मुड़ा, इसका मतलब होता है तार संधि। तार संधि मतलब क्या होता है, तार को ज्वाइंट करना। तो फिजिक्स में इसको कैसे दर्शाते हैं, ऐसे कर लेना है, ये तार है और तार में बीच में यहाँ संधि और इसको ऐसे करके काट देना है, तार ज्वाइंट। जहां मतलब ये तार ज्वाइंट किए ना तो फिजिक्स में उसको इस तरह संकेत से दर्शाते हैं। समझ पा रहे मेरे, बड़ी संकेत है दूसरा। तार क्रॉसिंग, अब देखिए ये तार है, ये कवर वाला तार है, अरे चार्जर है मानो नहीं यार, तार है क्या ऐसे आप लोग करते, ये तार है, ठीक है। तो ये तार है, मान लीजिए ये टॉन है, ये दोनों तार जो है ऐसे क्रॉसिंग किया है, मतलब ये तार इधर से गया है, ये तार इधर से और ये तार इधर से, दोनों क्रॉस किया है, एक दूसरे को क्रॉसिंग किया है। इसको हम लोग फिजिक्स में कैसे लिखते हैं, यानी कि कैसे दर्शाते हैं। करना क्या है, सबसे पहले ऐसे तार खींचना है, तार को ऊपर उठा के और फिर इसको काट देना, मतलब ये तार मतलब क्रॉस किया है एक दूसरे से, समझे, फिजिक्स में ऐसे दर्शाता है। और परिवर्ती प्रतिरोध या धारा नियंत्रक को क्या बोलते हैं, रियोस्टेट हम पढ़ा चुके हैं। ये धारा नियंत्रक धारा को कम बेसी करने का काम कौन करता है, रियोस्टेट, और प्रतिरोध को भी घटाने और बढ़ाने का काम कौन करता है, रियोस्टेट। प्रतिरोध का सिंबल पहले बना देना है, अब बना के ऐसे कर देना, इसका मतलब धारा प्रवाहित हो रहा है, या नहीं तो प्रतिरोध का सिंबल बना के और उसको ऐसे जो है ऐसे तीर से दर्शा देना है, यही आपका रियोस्टेट है। इसका मतलब क्या होता है, धारा घट और बढ़ रहा है। रियोस्टेट और प्रतिरोध में क्या डिफरेंस है, समझ पा रहे हैं। प्रतिरोध में सिर्फ यही दिया जाता है और रियोस्टेट में ऐसे प्रतिरोध बना के और उसको उसके ऊपर जो है तीर लगा देना है, या नहीं तो इस तरह कर देना है। आई मेरी बात समझ में, अगर समझे तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए मीटर एंड वोल्ट मीटर। ए मीटर हमने आपको पहले ही बताया था, ए मीटर जो है किसी भी विद्युत परिपथ में धारा को मापता है, जबकि वोल्ट मीटर किसी भी दो बिंदु के बीच के विभवांतर को मापता है। समझ पा रहे मेरी बात को, विभव यानी कि धारा कितना जा रहा है उसको मापने का काम कौन करता है, ए मीटर, और कितना जोर से ठेल रहा है उसको मापने का काम कौन करता है, वोल्ट मीटर। समझ पा रहे, यानी कि हम कह सकते हैं कि किसी भी विद्युत परिपथ में धारा की उपस्थिति को दर्शाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, वोल्ट मीटर का। समझ पा रहे, जैसे मान लीजिए ये तार है, हमारी यही तारे है हमारे पास, तो ये मान लीजिए तार है, इस तार में कितना वोल्ट कितना धारा जा रहा है इसको नापने का काम कौन करता है, ए मीटर। लेकिन इस तार में क्या धारा है कि नहीं, तो अगर इसको अगर हम जी में लेकर अगर छुएंगे तो क्या पता है छूते रह जाए सदा के लिए। समझ पा रहे, तो उसकी स्थिति को कौन दर्शाता है, ए वोल्ट मीटर कौन दर्शाता है,
वोल्ट मीटर दर्शाता है। तो हम कह सकते हैं कि ए मीटर धारा को मापता है, जबकि वोल्ट मीटर दो बिंदु के बीच के विभवांतर को मापता है, या नहीं तो धारा की उपस्थिति को दर्शाता है। समझ पा रहे मेरी बात को। दूसरी बात यह है कि ए मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। काहे? क्योंकि अगर हम इसको श्रेणी क्रम में नहीं जोड़ेंगे तो श्रेणी क्रम में कुल धारा समान होता है और समांतर क्रम में धारा अलग अलग होता है ना। मान लीजिए इस तार में 20 एम्पियर धारा बही और दूसरा तार में 30 एम्पियर का धारा बही, तो टोटल कैसे हम लोग पता करेंगे भाई? ऐसा नहीं कि हम 20 और 30 को जोड़कर 50 बना देंगे, नहीं भाई, वैसे नहीं किया जाता है। टोटल धारा गणना है तो टोटल धारा को गिनने के लिए किस क्रम का उपयोग किया जाता है? श्रेणी क्रम। हमने आपको बताया था कि श्रेणी क्रम में धारा समान प्रवाहित होता है। धारा क्या होता है? समान प्रवाहित होता है, जबकि समांतर क्रम में अलग अलग धारा प्रवाहित होते हैं। इसलिए ए मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, जबकि वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। समझ पा रहे? क्यों जोड़ा जाता है? क्योंकि हमको देखना है समांतर क्रम में कि धारा कितना ठेल पा रहा है, इस तार में जो है इलेक्ट्रॉन को ठेल कितना पा रहा है। तो इस तार में हो सकता है कि अलग अलग तार में इलेक्ट्रॉन को ठेलने के लिए अलग अलग बॉल लग रहा है। समझ पा रहे हैं? तो इसलिए वोल्ट मीटर को हम लोग समांतर क्रम में जोड़ते हैं। इसके बाद जो ये दोनों अंतर है, आप इससे भले भांति परिचित हैं। इसका संकेत ये होता है, इसका संकेत ये होता है। इसका स्केल मतलब वोल्ट मीटर का स्केल वोल्ट में होता है। वोल्ट मीटर मापने वाला वो मशीन जो है उसमें वोल्ट को दर्शाता है, 1 वोल्ट 2 वोल्ट ऐसे दर्शाता है, जबकि इसमें जो है एम्पियर को दर्शाया जाता है। आई मेरी बात समझ में? समझे अंतर को? एकदम याद नहीं करना यार, कॉन्सेप्ट से समझो मेरे भाई, स्क्रीनशॉट ले लो। देखिए हम लोग जो है ओम के नियम को समझते हैं। ओम का नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली में आपको हम पहले ही इससे परिचित करवा दिए हैं, आपको बहुत इजी लगने लगेगा। देखिए पूछिएगा कैसे। तो सबसे पहले हम हेडिंग मारते हैं ओम का नियम। कि देखिए हमने आपको एक कंसेप्ट बताया था कि अगर समानुपाती रहे, मान लीजिए R समानुपाती P, तो R बढ़ेगा तो P भी बढ़ेगा, P बढ़ेगा तो R भी बढ़ेगा, R घटेगा तो P भी बढ़ेगा। और व्युत्क्रमानुपाती, हम ये कॉन्सेप्ट आपको बता चुके हैं। समानुपाती को ही अनुक्रमानुपाती कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समानुपाती का ही दूसरा नाम अनुक्रमानुपाती है। और व्युत्क्रमानुपाती मतलब होता है उल्टा। आई मेरी बात समझ में? ओम कौन थे? ओम एक जर्मन वैज्ञानिक थे जिसका नाम था जॉर्ज साइमन ओम। इन्होंने क्या किया? एक तार लिया, ठीक है, और इस तार में इसकी लंबाई और चौड़ाई को नहीं घटाना है। यानी कि हम कह सकते हैं कि इस तार की भौतिक अवस्था को नहीं घटाना है। भौतिक अवस्था मतलब क्या होता है? लंबाई, चौड़ाई, तापमान। तापमान मतलब गर्म ठंडा, इसको नहीं करना है, इसमें कोई बदलाव नहीं करना है। इसके भौतिक अवस्था में कोई बदलाव नहीं करें तो कहता है कि अगर इस तार के भौतिक अवस्था में कोई बदलाव नहीं करें तो जो विभवांतर का मान होता है ना चचा, वो आई के समानुपाती होता है। समझ पा रहे? जो विभवांतर का जो मान होता है वो आई के समानुपाती होता है। यानी कि जितना विभवांतर बढ़ेगा उतना आई बढ़ेगा, जितना भी घटेगा उतना आई घटेगा, जितना आई बढ़ेगा उतना भी बढ़ेगा, जितना आई घटेगा उतना भी घटेगा। समानुपाती मतलब समझे? समझ रहे हैं कि नहीं मेरी बात को? तो यही है पगला ओम का नियम। कुछ है तो एक बात बता, हम तो आपको पहले ही परिचित करा दिए थे ना कि देखो ये मान लीजिए ये चालक है, ये तार है तो चालक है, ये चालक है। तो जितना जोर से हम ठेलेंगे, यानी कि जितना जोर से हम विभवांतर होगा, यानी कि जितना जोर से विभव लगेगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन बहेगा, और जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन बहेगा उतना ज्यादा विद्युत धारा होगा। होगा कि नहीं? होगा कि नहीं मित्रों? होगा कि नहीं बताइए? तो वही तो पगला ओम का नियम बोल रहा है ना। कह रहा है कि विभवांतर का मान विद्युत धारा के समानुपाती होता है। आप तो पहले से परिचित हैं ओम ने। लेकिन हाँ एक बात ये बोलिएगा, आप ये न कहिएगा कि ओम जो है ये तो हम पहले से जान रहे हैं, ओम ये फालतू दिया, ये तो हम ही जो है खुद से बना सकते हैं। नहीं, ये ओम दिया तब हम इसी के आधार पर आपको बता रहे हैं। हम लोग जो पढ़ते हैं ना इसी के आधार पर पढ़ते हैं। अगर हमको यही नहीं पता रहता तो हम कैसे पढ़ते हैं चचा? समझ पा रहे? जितना हम लोग का उछलन और कूदलन है सब इसी पर हो रहा है।
ये दिया है तभी हम आपको पढ़ा रहे हैं। अगर नहीं दिया रहता तो हम लोग खोज करते हैं, रिसर्च करते हैं, और उतना हम लोग का दिमाग है नहीं, बुद्धि है हम लोग का मोटा। समझ पा रहे हैं? तो ओम का नियम समझे। ओम का नियम एकदम ऐसे सिंपल भाषा में बोलना। ओम के नियम अनुसार, ओम के नियम अनुसार यदि किसी चालक के भौतिक अवस्था में परिवर्तन न किया जाए, भौतिक अवस्था मतलब समझे, लंबाई चौड़ाई तापमान में कुछ भी परिवर्तन नहीं किया जाए, तो उसमें प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा का मान विभवांतर के समानुपाती होता है। फिर से, ओम के नियम अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तापमान दाब इस सब में परिवर्तन न किया जाए, तो उस चालक के विभवांतर का मान विद्युत धारा के समानुपाती होगा, या विद्युत धारा का जो मान होगा वो विभवांतर के समान। अरे उल्टा, समझ पा रहे? कोई दिक्कत? तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं एक बार। ओम के नियम अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था मतलब क्या हो गया, यहां ब्रैकेट में लिख देते हैं, लंबाई चौड़ाई ताप दाब इत्यादि, और भी बहुत कुछ है। ठीक है, आपको ये चीज नहीं लिखना, हम आपको समझाने के लिए लिखे। ठीक है, परिवर्तन न किया जाए तो चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर का मान विद्युत धारा के समानुपाती होता है। विद्युत धारा के समानुपाती होता है। ठीक है, अर्थात हम ये लिख सकते हैं कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V समानुपाती है I का। आई मेरी बात समझ में? और हमने आपको एक कंसेप्ट बताया था कि इस समानुपाती को हटाने के लिए, यहाँ इस समानुपाती को हटाकर अगर बराबर देंगे तो यहाँ अपने मन से एगो कांस्टेंट देना पड़ेगा, नियतांक देना पड़ेगा। तो यहाँ अपने मन से R एक कांस्टेंट देते हैं। क्या देते हैं? कांस्टेंट। मतलब ये R एक नियतांक है जिसका मान घटता बढ़ता नहीं है। तो यहां लिखना है कि यहां जहां R नियतांक है, नियतांक मतलब क्या होता है, इसका मान घटेगा बढ़ेगा नहीं। मान किसका घटेगा बढ़ेगा? V और I का। ठीक है, ये नियत रहेगा। नियत मतलब इसका मान कभी घटने बढ़ने वाला नहीं है, जिसे R को हम लोग क्या बोलते हैं? जिसे प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं चाचा? प्रतिरोध। हम आपको पढ़ा चुके हैं। आई मेरी बात समझ में? अब यही हम आपको याद करने बोले थे कि V बराबर IR। देखिए है कि नहीं V बराबर IR? अरे इधर लिखो यार, चाहे इधर लिखो, बात बराबर है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? और ओम का जो नियम जो है ना, ओम का नियम जो है दिष्ट धारा पर लागू होता है। दिष्ट धारा को इंग्लिश में बोलते हैं डायरेक्ट करंट, शॉर्ट में लिखते हैं DC। DC मतलब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर नहीं समझना है। ओम का नियम दिष्ट धारा पर लागू होता है, यानी कि अभी फिलहाल समझिए ना कि बैटरी पर लागू होता है। ये बिजली, वो पोल वाला बिजली पर लागू नहीं होता। एकदम फिलहाल यही समझिए, हम समझाएंगे आपको दिष्ट धारा। खाली अब इस एक पॉइंट को आप याद रखिएगा ना कि DC होता है, कुछ होता है, AC DC, सिर्फ आप DC को याद रखिएगा। ठीक है, ओम का नियम कौन सा धारा पर लागू होता है? दिष्ट धारा पर लागू होता है। आई मेरी बात समझ में? V और I का अगर ग्राफ खींचेंगे, V और I का जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है? सीधा होता है। कैसा होता है? सीधा। मतलब ऐसे अगर ग्राफ खींचेंगे ना तो ऐसा होता है सीधा। ये मान लीजिए V है और ये I है, अरे ये X एक्सिस है और ये Y एक्सिस है। तो X एक्सिस पर I को ले लेते हैं और Y एक्सिस पर V को ले लेते हैं। तो अगर इसका हम लोग ग्राफ खींचेंगे तो इसका ग्राफ V और I का जो ग्राफ होता है वो सीधा होता है। याद रखना है, हम अभी इसका सत्यापन करके बताएंगे। ठीक है, इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए हम लोग ओम के नियम को सत्यापित करते हैं, यानी कि यही ना हमको सत्यापित करना है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है कि नहीं, यही हमको करना है। यानी कि V बढ़ाने पर क्या I बढ़ेगा और I बढ़ाने पर क्या V बढ़ेगा, यही चीज हमको करना है। समझ पा रहे हैं? तो देखिए कैसे हम लोग इसको करेंगे। सबसे पहले एकदम ध्यान से समझिएगा, हम आपको समझाते चले जाते हैं। देखिए पहले एक स्विच को लेना है। क्या लेना है मेरे प्यारे बच्चों? स्विच को लेना है। ठीक है, स्विच लेना है। अब इसमें क्या करना है, पहले एक बैटरी को जोड़ेंगे। ठीक है, पहले इसमें क्या करना है, एक बैटरी को जोड़ना है। आई मेरी बात समझ में? एक बैटरी को जोड़े
और इसके बाद क्या करना है कि इसमें जो है आपको ए मीटर जोड़ना है, और ए मीटर जोड़ने के बाद यहाँ कोई नाइक्रोम का तार जोड़ना है। नाइक्रोम का तार मतलब समझे, हीटर वाला तार, नाइक्रोम या मैग्नीज जिसका भी तार जोड़ना है। और यहाँ से आपको वोल्ट मीटर को जोड़ना है। क्या जोड़ना है? वोल्ट मीटर, प्लस या माइनस। ये जो है आपको नाइक्रोम का तार, तो नाइक्रोम का तार हम लोग इस तरह लिख दें, कोई दिक्कत? समझ आइएगा, नाइक्रोम का तार ये है, ठीक है, कोई दिक्कत? अब यहां से देखिए ये प्लस हुआ, ये माइनस हुआ, ठीक है, प्लस हुआ, ये माइनस हुआ, ये ए का प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, इधर आएगा सारा धारा, ठीक है। अब देखिए अभी स्विच क्या है, स्विच अभी खुला है, अभी स्विच क्या है? खुला है। अगर बंद हो जाएगा, बंद मतलब यहाँ डॉट लगा देना, बंद मतलब क्या होगा? धारा प्रवाहित होने लगेगा, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अब देखिए हम यहाँ फिगर बना लिए, तो सबसे पहले क्या है, ये जो है बंद स्विच है, बंद स्विच है, ये आपका सेल है, एक सेल है, ये एमीटर है और वोल्ट मीटर है, और ये नाइक्रोम का तार है, ठीक है। आई मेरी बात समझ में? अब लिखना कैसे है? ओम के नियम को सत्यापन करने के लिए, यानी कि सिद्ध करने के लिए, स्विच, सेल तथा ए मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ें। किस क्रम में जोड़ें? श्रेणी क्रम। तथा वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ने पर। आई मेरी बात समझ में? और जब समांतर क्रम में जोड़ें, अब इसमें पहले तो यहाँ स्विच क्या था? खुली स्विच थी, मतलब क्या, यानी कि इससे धारा प्रवाहित नहीं हो रहा। तो अब यहाँ लिखना है कि स्विच में डॉट लगाकर जब धारा प्रवाहित करते हैं, तो जब धारा प्रवाहित करते हैं, अब देखते हैं क्या होता है। यहाँ ए मीटर का देखिए, ए मीटर इस ढंग से रहता है, ए मीटर देखने नापने वाला इस तरह रहता है, और वोल्ट मीटर देखिए इस तरह रहता है। समझ पा रहे? देखिए एकदम ध्यान से देखिए चाचा। तो ए मीटर से क्या मापा जाएगा? धारा को। और वोल्ट मीटर से क्या मापा जाएगा? वोल्ट को। समझ पा रहे? अब दोनों को मापते हैं, और जब दोनों को मापते हैं, इसको नोट कर लेंगे। मान लीजिए ए मीटर में पहली बार धारा प्रवाहित हो रही है 2 एम्पियर, ठीक है, 2 एम्पियर। और जो है वोल्ट मीटर में जब देखते हैं, तो यहां जो है वोल्ट मीटर में विभव का मान, यानी विभवांतर का मान हो जाता है। यहां से यहां विभवांतर, यही ना, दो बिंदु के बीच के विभवांतर को मापते हैं। तो मान लीजिए 1 वोल्ट होता है, इसी को मान लेते हैं 1 एम्पियर, और इसको मान लेते हैं 2 वोल्ट। समझ पा रहे मेरी बात को? अब ये हम नोट कर लेंगे, एक कहीं जगह पर नोट कर लेंगे, मतलब एक चिट्ठा लाएंगे, अब नोट कर लेंगे, देखेंगे धारा बह रही है। एक सेल से अगर धारा बही तो ए मीटर में कितना हुआ, यानी कि कितना धारा बही, और वोल्ट मीटर में कितना बहेगा, नोट कर लेंगे। फिर यहां क्या करेंगे? अब यहां क्या करेंगे, एक सेल के जगह पर दूसरा सेल फिर लगाएंगे। यहां एक सेल के जगह पर दूसरा सेल लगाएंगे, और जब दूसरा सेल लगाएंगे तो एक बात बताओ यार, जब मान लीजिए छोटा सा बैटरी है, एक बैटरी है, तो अगर हम एक बल्ब को जलाएंगे, जैसे मान लीजिए ये बैटरी है, ये छोटा बैटरी निपो वाला, इसमें क्या करते थे कि हम लोग जो है एक ई सिरा से, एक बैटरी ये है, तो हम लोग ई सिरा से और ये सिरा से, दोनों सिरा से जलाएं, देखिए बल्ब जलेगी ना। ई वाला बल्बा नहीं जलता है, ललका नहीं, छोटका बल्बा जलेगा, समझ रहे? ये वाला। अब क्या करेंगे, दूसरा बैटरी लगाएंगे, तो दूसरा बैटरी में लगाएंगे। मान लीजिए पहला एक बैटरी में लगाए तो बल्ब जल रहा है, हम जल रहे हैं, हम जल रहे हैं, हम जल रहे हैं, ऐसे करेगा, ऐसे ऐसे जलेगा भी, बॉल कैसे जलेगा? ऐसे। ससुरा 2 बैटरी लगाएं, 2 बैटरी लगाएंगे तो बॉल जलेगा, ऐसे जला तो ऐसे होगा। अब इसमें क्या कर दिए, तीसरा बैटरी लगा, ससुरा तीसरा बैटरी गिर गया। अब इसमें तीसरा बैटरी लगा दे, तो तीसरा बैटरी लगा दे तो बल्बा ऐसे जला तो ऐसे जलेगा। हाँ बोलिए, अब क्या बोल रहे हैं, हम जल रहे हैं बढ़िया से, बल्ब क्या बोलेगा, हम जल रहे हैं बढ़िया से, ठीक है। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि जितना बैटरी लगाएंगे उतना धारा बहेगा, और जितना धारा बहेगा उतना वोल्ट होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि जितना धकेलेगा उतना विद्युत धारा होगा, और जितना विद्युत धारा होगा उतना वोल्ट होगा। अब जो है क्या करना है कि इसमें डॉट लगाकर विद्युत धारा को प्रवाहित कर दें, और जब डॉट लगाकर विद्युत धारा को प्रवाहित कर दें, अब इसके ए मीटर तथा वोल्ट मीटर के रीडिंग को, ए मीटर तथा वोल्ट मीटर में जो आएगा, जितना धारा आएगा, उसको एक कॉपी में नोट कर लेना है, ठीक है, उसके रीडिंग को नोट कर लेना है। अब यहां दूसरा सेल लगाएंगे, तो दूसरा सेल लगाने के बाद देखा जाता है कि ए मीटर और वोल्ट मीटर जब ये बढ़ता है तो ये भी बढ़ता है, ये बढ़ता है तो ये भी बढ़ता है। फिर तीसरा सेल लगाएंगे, तो जितना सेल लगाएंगे तो ये भी बढ़ रहा है, तो ये भी बढ़ रहा है। देख रहे, एक सेल को हटा लें, अगर एक सेल को हटा लेते हैं, अगर यहाँ 2 सेल था, तो अगर एक सेल को हटा लेते हैं तो जितना ये कम हो रहा है उतना ये कम हो रहा है।
समझ रहे? तो इसका मतलब अब ओम यही दिमाग लगा, अरे ये ससुरा ये, तो उन्होंने दिमाग लगाया, एगो नियम दे दिया कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। लिखना कैसे है अब ध्यान से सुनिए आप। सबसे पहले लिखना है ओम के नियम को सत्यापन करने के लिए स्विच, सेल, एमीटर को समांतर श्रेणी क्रम में लिया जाए। किस क्रम में लिया जाए चाचा? श्रेणी क्रम में लिया जाए। तथा वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में लिया जाए। किस क्रम में लिया जाए? समांतर क्रम में। अब ये चित्र बना देना है। अब नीचे में लिखना है, अब स्विच में डॉट लगाकर धारा परिपथ में धारा प्रवाहित किया जाए। तो ए मीटर से विद्युत धारा को तथा वोल्ट मीटर से विभवांतर को, यानी कि ये दो बिंदु के विभवांतर को मापा जाता है। ठीक है, आई मेरी बात समझ में? लिखना है कि अब एक स्थान पर दो सेल लगाकर धारा को मापा जाता है। धारा को मापते हैं और वोल्ट मीटर को भी मापते हैं। फिर इस तरह का प्रक्रिया बार बार करना है। बार बार मतलब 3-4 गो सेल लगाकर करना है। तो देखना है कि ए मीटर बढ़ रहा है तो वोल्ट मीटर भी बढ़ रहा है, ए मीटर घट रहा है तो वोल्ट मीटर भी घट रहा है। अब इसका एक ग्राफ खींचना है। क्या खींचना है? ग्राफ खींचना है। तो ग्राफ खींचेंगे तो ग्राफ ऐसा लिखना है कि इस ग्राफ को खींचने के बाद V तथा I का ग्राफ सीधी एक सरल रेखीय ग्राफ होता है। इसलिए अतः हम कह सकते हैं कि V का मान बढ़ेगा तो I का भी मान बढ़ेगा। यानी कि दूसरे ढंग से हम ये बोल सकते हैं कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है। अब हम इसको लिखते हैं। सारा क्वेश्चन एक ही है। जितना इस तरह का क्वेश्चन पूछे सब ससुरी क्वेश्चन एक ही है। खाली ये पूछ दें कि ओम के नियम को सत्यापित करें, बस आंख मूंद के यही वाला लिख देना आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत एकदम। अगर इस तरह भी क्वेश्चन पूछे तो इसका भी जवाब वही है। हम इधर से इधर लिखें, उल्टा नहीं लिखें। ठीक है, इधर से हम इधर लिखें, हमको यही सीधा लगता है। और इधर से लिखते हैं तो हमको उल्टा लगता है। पता नहीं आपको कैसे लगता है। ठीक है, तो सबसे पहले लिखना है ओम के नियम को सत्यापित करने यानी कि सिद्ध करने के लिए स्विच, सेल, ए मीटर को किस क्रम में ले चाचा? श्रेणी क्रम में। तथा वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ते हैं। देखिए वही लिखें। अब स्विच में डॉट लगाने पर, स्विच में डॉट लगा दे तो डॉट लगाने पर विद्युत धारा बहने लगती है। और जब बहने लगती है तो ए मीटर परिपथ में प्रवाहित धारा को मापता है, जबकि वोल्ट मीटर जो है दो बिंदु के, यानी कि यहाँ जो नाइक्रोम का तार है इसके बीच के विभवांतर को मापता है। ठीक है, पी और क्यू के बीच के विभवांतर को माप रहा है। ठीक है, अब एक के स्थान पर दो सेल लगाकर देखें। अब यहां ससुरा दो सेल लगा दे। अब देखिए हम यहां बगल में लिख देते हैं। अगर इधर यहां इसी में घुसा देंगे तो छिछाल इधर हो जाएगा। ठीक है, यहां से हम दो सेल लगा देंगे। ठीक है, दो सेल लगा दिए। अब यहां से ऐसे बगल से हम जोड़ रहे हैं तो दो सेल लगा दें। तो दो सेल लगाने के बाद धारा का मान ए मीटर से, धारा का मान किधर? ए मीटर से, और विभवांतर का मान वोल्ट मीटर से पढ़कर एगो सारणी में लिखना है। इतना एगो सारणी में लिखना है। यहाँ वोल्ट का मान और यहाँ विद्युत धारा का मान। ठीक है, और जब लिखेंगे तो बारी बारी से इस तरह सेल को बढ़ाना है। 3-4 बार बढ़ाना है सेल को। एक बार यहाँ 2 सेल लगा देंगे, 3 सेल, 5 सेल, 6 सेल ऐसे लगाना है। ठीक है, तो वही लिखे हैं कि इस प्रयोग को बारी बारी से 3-4-5 बार सेलों के परिपथ में जोड़कर दोहराते हैं तो हमें यह प्राप्त होती है कि V का मान बढ़ने से I का भी मान बढ़ता है। यानी कि V को जितना बढ़ाएंगे I भी उतना बढ़ेगा। अरे दिमाग लगाओ यार, जितना जोर से ठेलेंगे उतना जोर से विद्युत धारा बहेगा। समझ रहे? तो जितना कम धकेलेंगे, जितना कम धकेलेंगे तो उतना ही कम विद्युत धारा, यानी कि इलेक्ट्रॉन कम बहेगा। जब इलेक्ट्रॉन कम बहेगा यानी कि विद्युत धारा कम बहेगा। और जब विद्युत धारा कम बहेगा तो बॉल भी जलेगा। जल रहे हैं, बोलो जल रहे हैं, जल रहे हैं, ऐसे ऐसे करके जलेगा। ठीक है, अब यहाँ क्या करना है कि इसी चीज को V और I का ग्राफ खींचना है, इसको दिखाना है। देखिए ग्राफ खींचने में बड़ी आप लोग को झंझट लगता है। तो क्या करना है, V को ये x एक्सिस हुआ और ये y एक्सिस हुआ। विभवांतर को x एक्सिस पर लिखना और धारा को, जो विद्युत धारा को y एक्सिस पर लिखना। मान लीजिए यहां क्या होता है, जब देखा गया, जब V और I को नोट किया गया कि जब विभवांतर 2 होता है तो I जो है 1 होता है, और जब विभवांतर 4 होता है तो I जो है 2 होता है, जब विभवांतर 6 होता है तो I क्या होता है? 3 होता है। ठीक है, तो हम ऐसे ग्राफ कीजिए। तो अगर विभवांतर 2 है तो विद्युत धारा कितना है? I1 है, यानी कि E जगह पर नीचे होगा। विभवांतर 4 है तो विद्युत धारा क्या है? 2 है, E जगह पर होगा। विभवांतर 6 है तो विद्युत धारा कितना है? 3 है, तो E जगह पर यहां से ऐसे होगा। अगर विभवांतर 8 है तो विद्युत धारा कितना है? 4 है। तो हम अगर इसको यहां से लिख दे
ऐसे कर दें तो देखिए ना सीधा प्राप्त नहीं हो रहा है। अब यहां से करना है, इस जगह पर यहां से नहीं कर देना है, क्योंकि कभी ना कभी जीरो तो जरूर विभवांतर होगा, यानी कि उस परिपथ से धारा नहीं बहा होगा, तो यहाँ जीरो से आपको लेना होगा। ठीक है, तो यहां से अगर लेंगे तो जो रेखा यानी कि जो ग्राफ खिंचाएगा किस तरह खिंचाएगा, सीधा खिंचाएगा। सीधा मतलब देखिए यहां से बढ़ रहा है, ऐसे देखिए यहां बढ़ रहा है तो यहां भी बढ़ रहा है, यहां बढ़ा तो यहां भी बढ़ा, यहां जितना बढ़ रहा है यहां बढ़ रहा है। आपको देखना कि यहां से जितना दूरी है उतना ही दूरी है यहाँ। इसका मतलब ससुरा हम कह सकते हैं कि आई भी बढ़ रहा है तो भी बढ़ रहा है। तो वही लिखे हैं कि भी तथा आई का ग्राफ खींचने पर सरल रेखा ग्राफ प्राप्त होता है, सरल रेखीय ग्राफ प्राप्त होती है। तो इसका तात्पर्य यानी कि इसका मतलब यह है कि तार के सिरों के बीच विभवांतर तथा विद्युत धारा परस्पर समानुपाती या अनुक्रमानुपाती होते हैं। समझ पा रहे? ये सबको नहीं लिखना है, ये तो हम समझाने के लिए आपको लिखे, ऐसे आपको भी नहीं लिखना है। ऐसे अगर आप दे भी दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया? एकदम इसको कंसेप्ट से समझिए, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। एक बार इसका प्रेम से स्क्रीनशॉट लीजिए। हमने पूरे वीडियो देखने के बाद क्या प्राप्त किया कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, यानी कि V बराबर IR। इसको हटाने के लिए बराबर का चिन्ह देते थे और अपने मन से यहाँ एक कांस्टेंट को देते हैं IR। तो R बराबर हम लिख सकते हैं V अपॉन I। तो देखिए अगर आपसे पूछे ना कि बता V और I का अनुपात जो है क्या होता है, नियतांक होता है। तो R क्या है, नियतांक है। नियतांक मतलब जिसका मान बदले नहीं उसे हम लोग नियतांक कहेंगे। तो यानी कि ये भी हम लोग ओम के नियम में लिख सकते हैं कि ओम के नियम अनुसार यदि भौतिक अवस्था में परिवर्तन न हो तो विभवांतर और विद्युत धारा का अनुपात, अनुपात मतलब बटे मतलब अनुपात हो रहा है, विभवांतर और विद्युत धारा का अनुपात एक नियतांक होता है। एक क्या होता है, नियतांक होता है। ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, अगर इस तरह भी कहीं बुक में दिया रहे तो वो भी सही है। नियतांक क्या है, यहाँ आर है। हम पहले बोल चुके हैं कि आर जो है एक नियतांक है, इसका मान घटता बढ़ता नहीं है। और प्रतिरोध के बारे में हम पूरी तरह से चर्चा कर चुके हैं, आप जाके उस वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आए तो एक बार उस वीडियो को जाके देख लीजिएगा, पिछला का वीडियो, समझ, इसके पिछला वीडियो। ठीक है, अब देखिए आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन अचर राशि है। अचर राशि मतलब जिसका मान नहीं बदले उसे हम लोग बोलते हैं अचर। मान नहीं बदले उसे हम लोग बोलते हैं अचर। तो ओम के नियम में कौन अचर है, जैसे दे दे कि ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए में है आपका विभव, ऑप्शन नंबर बी में है आई, ऑप्शन नंबर सी में है ताप और ऑप्शन नंबर डी में है इनमें से कोई नहीं। तो आप क्या जवाब दीजिएगा? और क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से ओम के नियम में कौन अचर है, कौन अचर है, आपसे ये पूछे तो आप जवाब दीजिएगा कि देखिए भी का तो मान जो है, भी का तो मान बदलेगा कि नहीं, भी बढ़ेगा तो आई भी बढ़ेगा, ये भी दोनों बदलेगा। लेकिन हमने बताया था कि भौतिक अवस्था में परिवर्तन न होना चाहिए। तो भौतिक अवस्था, ताप क्या है, पदार्थ की भौतिक अवस्था है। ताप क्या है, पदार्थ की भौतिक अवस्था है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, सी। आप वहां ये अब ढूंढने चलिएगा कि यहाँ प्रतिरोध ने दिया है, चाचा प्रतिरोध ने दिया है, कि अगर प्रतिरोध ना रहे तो उसके जगह पर ताप, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई ये सब भी रह सकता है। आई मेरी बात समझ में? अब जो है हम लोग अगला वीडियो में V बराबर IR से संबंधित न्यूमेरिकल्स को देख लेंगे और इसके बाद छोटे छोटे चीजों को हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि हमेशा की तरह ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।